हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका कुशवाहा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिष्ट धारा जनित के बारे में। इसके पहले हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग दिष्ट धारा जनित के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इसी वीडियो के एंड में हम लोग दिष्ट धारा जनित और प्रत्यावर्ती धारा जनित के 10 अंतर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से आपको 5 अंतर याद कर लेने हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग दिष्ट धारा जनित की कार्यविधि पर चर्चा करेंगे। इसकी संरचना और इसका सिद्धांत जो है वो प्रत्यावर्ती धारा की तरह ही है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस हम नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस होगा दिष्ट धारा जनित की जो कार्यविधि है, वही डिफरेंस है प्रत्यावर्ती धारा की कार्यविधि से। तो उसी पे हम लोग ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको इसे समझना है तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज दिष्ट धारा जनित में जो है उसका पहला जो होगा टॉपिक, उसमें आप लिखोगे सिद्धांत। सिद्धांत जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये दिष्ट प्रत्यावर्ती धारा जनित के समान ही है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रत्याधारा जनित वाला तो जाकर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि आप वो वीडियो देख लोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो सिद्धांत तो उसी की तरह है, सेम। एक बार हम बता दे रहे हैं क्या है सिद्धांत। दिष्ट धारा जनित्र एक विद्युत चुम्बकीय मशीन है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब हमारा आता है संरचना। दूसरा बिंदु जो है वो संरचना पूछता है, रचना या फिर संरचना। संरचना में भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? क्षेत्र चुंबक। ये भी सेम प्रत्यावर्ती धारा की तरह ही है। दूसरा भाग क्या होता है? आर्मेचर। ये भी होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित में, लेकिन दिष्ट धारा जनित में यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनित में सर्पी वलय प्रयोग करते थे, यहाँ पे विभक्त वलय, विभक्त वलय तथा ब्रश। ठीक है, ये होती है संरचना में, ये 3 चीजें होती हैं। विभक्त वलय, वहां पे क्या होता था? सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है? 2 सर्पी वलय होते थे। कुंडली का एक सिरा एक सर्पी वलय से, दूसरा सिरा दूसरे सर्पी वलय से जुड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? विभक्त वलय। ये तांबे का छल्ला होता है, उसे काट कर विभक्त कर दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक कुंडली का एक सिरा इससे, एक सिरा इससे जुड़ता है। अगर आपने वीडियो प्रत्यावर्ती धारा जनित वाला नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए, वरना आपको कम समझ में आएगा। वहां पे मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये इन सब में वही सारी चीजें लिखोगे आप। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? क्षेत्र चुंबक की हेडिंग डाल के लिख दोगे कि दिष्ट धारा जनित में एक शक्तिशाली चुंबक NS प्रयोग किया जाता है, जिसका उत्तरी ध्रुव N तथा दक्षिणी ध्रुव S होता है। आर्मेचर में क्या लिखोगे? प्रत्यावर्ती धारा जनित के चुंबकीय ध्रुवों, दिष्ट धारा जनित्र में प्रयुक्त चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक कुंडली होती है ABCD, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। यह कई तारों की बनी होती है। विभक्त वलय में क्या लिखेंगे? विभक्त वलय में लिखेंगे कि दिष्ट धारा जनित्र में एक तांबे का छल्ला प्रयुक्त होता है, जिसे 2 भागों में काट दिया जाता है। इसी को विभक्त वलय कहते हैं। विभक्त वलय से 2 ब्रुश, कार्बन के 2 पत्तियां जुड़ी होती हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं, X और Y कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बारे में थोड़ा लिखोगे। अब हम लोग कार्यविधि पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये तो रही पुरानी बातें जो हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा जनित में चर्चा करी थी। अब कार्यविधि जो है इसकी डिफरेंट होती है, उसकी डिफरेंट थी। तो कार्यविधि में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कार्यविधि में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि जब कुंडली ABCD को घुमाया जाता है, जब कुंडली ABCD को घुमाया जाता है तो इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में जो कुंडली का पहला आधा चक्कर होता है, इस स्थिति में जो कुंडली का पहला एक चक्कर पूरा करती है, उस चक्कर में जब पहला आधा चक्कर होता है तो हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है पहले 0 से घटकर 0 से बढ़कर अधिकतम तक पहुंचता है। अधिकतम, ये पहले आधे चक्कर की बात हो रही है, अभी पूरे चक्कर की बात नहीं हो रही। पहले आधे चक्कर में क्या होता है? 0 से बढ़कर अधिकतम तक होता है, उसके बाद फिर घट करके 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आधा चक्कर होता है उसमें भी यही कंडीशन, लेकिन क्या होता है? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में 0 से बढ़कर अधिकतम होता है, उसके बाद फिर से 0 हो जाता है विपरीत दिशा में। तो कैसे लिखोगे? जब कुंडली को घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे धारा उत्पन्न होती है। कुंडली के पहले आधे चक्कर में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 से अधिकतम होता है तथा पुनः 0 हो जाता है, तथा कुंडली के दूसरे आधे चक्कर में
विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य से अधिकतम होता है तथा पुनः शून्य हो जाता है घटकर। इतनी चीज लिखोगे। तो अब इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब एक चक्कर कंप्लीट हुआ, पहला एक आधा चक्कर में ये हुआ, दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में ये हुआ, तो एक चक्कर अब कंप्लीट हो गया। तो एक चक्कर में हमने क्या देखा कि 2 बार अधिकतम आता है, 2 बार शून्य होता है। तो एक चक्कर जब दिष्ट धारा जनित्र में कुंडली का एक चक्कर पूरा होता है तो उसमें 2 बार अधिकतम आता है मान प्रेरित विद्युत वाहक बल का और 2 बार शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। यही प्रक्रिया, ये तो एक चक्कर की बात रही, यही प्रक्रिया जितने चक्कर होते हैं उन सारे चक्करों में यही प्रक्रिया दोहराई जाती रहती है। तो दिष्ट धारा जनित्र का ये कार्यविधि रही। और अंतिम में क्या होता है कि जो दिष्ट धारा जनित्र है उसमें धारा की दिशा चेंज नहीं होती। हमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या सीखा था कि धारा की दिशा उत्क्रमित होती है, बदलती रहती है, आधे चक्कर में कुछ और है, आधे चक्कर में कुछ और। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दिष्ट धारा जनित्र में धारा की दिशा जो है वो हमेशा नियत रहती है। क्या, एक्स से वाई की ओर रहती है, एक्स से वाई की ओर रहती है, ये धारा की दिशा नहीं बदलती है। तो ये रहा भाई दिष्ट धारा जनित्र का कार्यविधि। आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये चित्र बनाना आपको आना चाहिए, चित्र सेम उसी तरह है, बस यहाँ सर्पी वलय था, अब यहाँ पे दिष्ट धारा जनित्र में विभक्त वलय है। अगर एक बार कार्यविधि अगर चर्चा करना चाहिए तो मैं फिर से कर देती हूँ। लिखोगे कैसे कि ABCD जब कुंडली को घुमाया जाता है तो इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली के पहले आधे चक्कर में प्रेरित विद्युत वाहक, कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य से अधिकतम होता है तथा फिर शून्य हो जाता है। कुंडली के दूसरे आधे चक्कर में प्रेरित विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में शून्य से बढ़कर अधिकतम होता है, उसके पश्चात पुनः शून्य हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया प्रत्येक चक्कर में होती रहती है, लेकिन कुंडली में जो धारा की दिशा है वह बदलती नहीं है, वह सदैव एक्स से वाई की ओर रहती है। ठीक है, इतना आप कार्यविधि में लिख दोगे, सारी चीजें बहुत ही इजी हैं, अच्छे से समझोगे तो याद हो जाएगा। रटने का प्रयास करोगे तो नहीं रट पाओगे, जब तक समझोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं 10 अंतर बताऊंगी, उसमें से आपको जो भी इजी लगे वो 5 अंतर आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसको पहले मैं रफ करती हूँ, उसके बाद में दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा को अंतर को नोट करती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ रफ करके प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जनित्र में अंतर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या होता है, इसे उतार दिया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि अंतर है क्या। तो यहाँ पे मैंने 6 अंतर उतारा है, बाकी के 4 अंतर मैं बाद में बता देती हूँ। पहले हम लोग 6 अंतर देखते हैं। क्या है पहला, प्रत्यावर्ती धारा में इस धारा का परिमाण आवर्त रूप से बदलता रहता है। इस धारा का परिमाण आवर्त रूप से बदलता रहता है। जैसे ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक ग्राफ बना देती हूँ मैं, इस तरह से आवर्त रूप से बदलता रहता है। ठीक है, ये है प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। ठीक है, ये आवर्त रूप से बदलता रहता है टाइम के साथ। कभी थोड़ा यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ ज्यादा हुआ, फिर से कम हुआ, फिर यहाँ इधर विपरीत रूप में ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, कम हुआ, इस तरह से ये आवर्त रूप से इसका परिमाण बदलता रहता है। इसका क्या होता है, दिष्ट धारा का परिमाण नियत रहता है। इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये हो गया, ये ऐसे आया, ये टाइम है, ये करंट है। ठीक है, ये करंट है। टाइम के साथ इसका जो परिमाण रहता है वो नियत रहता है, बदलता नहीं, बस ऐसे ऐसे चलता है ये ग्राफ। लेकिन इसका ग्राफ ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला अंतर, इस धारा का परिमाण आवर्त रूप से बदलता है और दिष्ट धारा का परिमाण नियत रहता है। ये पहला अंतर आपका हुआ। दूसरा अंतर क्या हुआ, इस धारा की दिशा परिपथ में बार बार उत्क्रमित होती है। देखिए धारा की दिशा बदल रही है ना, पहले इस तरफ जा रही थी, फिर अब इस तरफ आई, फिर इधर गई, तो धारा की दिशा इसमें बदलती रहती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा परिपथ में बार बार उत्क्रमित होती है। और दिष्ट धारा में क्या होता है भाई, यह धारा परिपथ में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में ऐसे प्रवाहित होगी, जो दिशा अगर पकड़ लिया उसी दिशा में ये प्रवाहित होनी है, इसकी दिशा बदलती नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है, यह अधिक खतरनाक होती है। जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, एसी करंट जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। जो हमारे घरों में प्रयुक्त होती है वो एसी करंट ही होता है। तो देखिए थोड़ा सा भी झटका लगता है तो कितना हमें तेज से झटका लगता है। अगर हमने टच कर लिया कोई भी स्विच तो बहुत तेजी से झटका लगता है, वो क्या है, एसी करंट होती है। कभी कभी किसी की जान भी चली जाती है। तो ये क्या हो गया, ये अधिक खतरनाक होती है। जो हमारा एसी करंट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यह एसी की तुलना में कम खतरनाक होती है। ये जो हमारा डीसी करंट है वो एसी की तुलना में कम खतरनाक होती है। तीसरा क्या है, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ये जो हमारे घरों में प्रयुक्त करंट है एसी करंट, उसकी जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है, तो आपको ये याद रखना है कि 50 हर्ट्ज होती है।
इसकी आवृत्ति कितनी होती है? इसकी आवृत्ति 0 होती है। तो ये रहा चौथा अंतर। पांचवा अंतर क्या है? इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ऊर्जा की हानि कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो देखो खंभे जगह जगह पे लगे रहते हैं, एक स्थान से तार द्वारा दूसरे स्थान पे ये एसी करंट भेजी जाती है, जिससे कि बिजली आती है हमारे घर पे। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ये सुविधाजनक है, ये भेजा जा सकता है और ऊर्जा की हानि बहुत ही कम होती है। लेकिन ये क्या, इसमें ऊर्जा की हानि बहुत ही अधिक होती है। अगर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा हो ना, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की हानि होगी और हमें लास्ट में बहुत थोड़ी सी ऊर्जा ही प्राप्त हो पाएगी, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हम लोग। ये क्या, छठवां अंतर क्या है? यह उच्च वोल्टता की उत्पन्न की जा सकती है तथा इसकी वोल्टता को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। ये हो गया हमारा छठवां। प्रत्यावर्ती धारा में इसमें क्या होता है? यह उच्च वोल्टता की उत्पन्न ही नहीं की जा सकती। जो दिष्ट धारा है वह उच्च वोल्टता की उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से जो 6 अंतर है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अच्छे से याद कर लो। आगे हम इसको रफ करेंगे, उसके बाद हम आपको जो 4 अंतर और है, मैंने कहा था ना वीडियो के शुरुआत में ही कि मैं आपको 10 अंतर बताऊंगी, तो 4 अंतर इसको रफ करेंगे, उसके बाद बताएंगे। आप इन 10 अंतर को याद कर सकते हो तो याद कर लो, बहुत ही इजी है, टफ नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम में 5 अगर याद कर रहोगे तब भी अच्छा है, क्योंकि वो लघुत्तरी या फिर दीर्घोत्तरी में पूछाएगा। 4 से 5 अंतर ही पूछेगा, ज्यादा अंतर नहीं पूछेगा। मैं 10 अंतर इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप सारे याद रखो, एक दो भूल जाओ तो कम से कम 5-6 तो याद ही रहेगा आपको। ठीक है, जैसे पहले रफ करेंगे, उसके बाद हम लोग जो 4 अंतर बाकी के हैं उसे आप लोगों को बताएंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये 4 अंतर और भी उतार दिया है, जो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, अब टोटल 10 अंतर हो गए हैं। तो ये 7वां अंतर क्या है, आप देख लो। इस धारा द्वारा बने यंत्र अधिक मजबूत होते हैं। जो इस धारा के जो यंत्र होते हैं वो बहुत ही अधिक मजबूत होते हैं, लेकिन इसके द्वारा जो यंत्र बनते हैं वो कम मजबूत होते हैं। 8वां अंतर क्या है? यह धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। ये जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है वो केवल ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है, जबकि ये जो दिष्ट धारा है वो ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव तीनों को प्रदर्शित करती है। यानी कि क्या, दिष्ट धारा ऊष्मीय, चुंबकीय तथा रासायनिक प्रभाव तीनों को प्रदर्शित करती है। इस तरह से आप लिखोगे। अब जो ये 9वां अंतर है, ट्रांसफार्मर में इस धारा का उपयोग किया जा सकता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा का उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वैद्युत जनित्र अथवा डायनेमो द्वारा प्राप्त धारा एसी होती है। जो वैद्युत जनित्र होता है हमारा, देखो वैद्युत जनित्र को डायनेमो भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके क्वेश्चन में वैद्युत जनित्र ना देकर डायनेमो लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये डायनेमो क्या है। तो डायनेमो भी वैद्युत जनित्र ही है, इसको वैद्युत जनित्र कहो या फिर डायनेमो कहो। तो वैद्युत जनित्र अथवा डायनेमो द्वारा प्रत्यावर्ती प्राप्त धारा जो होती है वो प्रत्यावर्ती होती है। जो प्राथमिक सेलों तथा संचायक सेलों में जो धारा होती है वो हमारी दिष्ट धारा होती है। जो हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं उसमें भी दिष्ट धारा ही होती है। ज्यादा उपयोग करने पे यंत्र को दिष्ट धारा के प्रभाव के कारण वो गर्म हो जाता है। जब हम मोबाइल को ज्यादा यूज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। उसमें जो करंट है वो डीसी करंट ही है, दिष्ट धारा, इसीलिए वो हानिकारक नहीं होती। जबकि एसी करंट हमारा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, आप जानते हो। एसी करंट खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी था, इसीलिए एसी करंट का उपयोग किया गया। एसी करंट जो है निकोला टेस्ला ले आए थे। एसी करंट के बारे में सबसे पहले निकोला टेस्ला ने बताया था। डीसी करंट के बारे में हमें थॉमस अल्वा एडिसन ने बताया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया था उसमें पहले उन्होंने डीसी से ही उसको जलाया था, डीसी करंट से। वो चाहते थे कि डीसी करंट से ही हमारा जो बिजली वगैरह का है ये सब कुछ डीसी करंट से हो, लेकिन इससे संभव नहीं था, ये ज्यादा खर्चीला था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ले जाया नहीं जा सकता था। इसलिए हम लोगों ने एसी करंट का उपयोग किया। एसी करंट से कुछ नुकसान तो है ही, लेकिन इसके फायदे भी अनेक थे, इसलिए इसे यूज में लाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो और हम नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।